guests and teachers. This morning is different from earlier because in this morning we gathered here for the seminar of mental health awareness for the young students. Dear audience and presentees, you will discover yourself as the color of this event embellishes all together. Well, I must think Fakiha Mehrab shall be your host for the today's seminar. It's my great pleasure to welcome all the guests, staff and students from the University of Sahiwal. Let's start the seminar. So that's why I would like to invite Hafiz Mazhar Iqbal for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा ना करे। Ladies and gentlemen, now I would like to invite Nurul Huda और तनाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ रोज़ाए पाक खैरुल वरा है, जहाँ रोज़ाए पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा को सैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा को सैन ठहरे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी
ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। Today we gathered here for the seminar in the respect of presentation, shield and pride and performance of Ma'am Afifa Nikar. We are very honorable to have Ma'am Afifa as our psychology instructor in our institute. She has been serving as a consultant psychologist in our city and has a good fame for her work. She has been working as a clinical psychologist from the last 8 years. Now I would like to invite Ma'am Afifa Nikar to come on the stage and have beneficiary interaction with all the presentees. I'm very thankful to the economics department and especially my most respectable Dr. Adil and Dr. Ayub for conducting this seminar, which is very important. Okay. I'm very thankful to the economics department for conducting this seminar which is very important regarding mental health awareness. Mental health awareness यानी कि ज़हनी सेहत से आगाही। ज़हनी सेहत को अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया स्पेशली उन कंट्रीज़ में से हैं जिनमें ज़हनी बीमारियां तकरीबन हर घर में एक नफ्सियाती मरीज़ पाया जाता है। अगर हम पाकिस्तान इंडिया के कल्चर की बात करें तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हर घर में एक नफ्सियाती मरीज़ पाया जाता है, इतने ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को फैलाएं, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, आगाही नहीं होगी, तब तक हम उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंट्रीब्यूट किया है कि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ ना कुछ हम आगाही दे सकें, कुछ बेसिक मेंटल हेल्थ नॉलेज जो कि एक लेमैन के लिए ज़रूरी होता है। ओके, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ हमारे कल्चर में जो आती है वो है स्टिग्मा। ज़हनी बीमारियों को लेके जो एक स्टिग्मा पाया जाता है कि हम लोग इस चीज़ से खौफज़दा होते हैं कि अगर हम अपने आप को ज़हनी मरीज़ तस्लीम कर लेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें लेबलाइज़ कर दिया जाएगा, स्टिग्मा मिल जाएगा ना, एक टाइटल दे दिया जाता है कि अच्छा ये तो ज़हनी मरीज़ है। ठीक है, ये हमारे कल्चर में ये चीज़ बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इसका आज का जो हमारा ओवरऑल सेमिनार का एक मैंने यूँ समझ लें कि थीम रखा है वो है लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा। कि जो हमने अपने माइंड में एक स्टिग्मा या एक टाइटल रखा हुआ है कि ये ज़हनी मरीज़ है, यानी कि ये कोई एक स्पेशल किस्म की मखलूक है जो हम में से नहीं है। हमने इसको ब्रेक करना है, ठीक है, इसको तोड़ना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। जब भी हम किसी चीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले हम उसको एक्सेप्ट करें, स्पेशली नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्ट करें, हम विलिंग होंगे तो हमारे अंदर चेंज आ सकता है। सो इट्स टाइम टू चेंज, लेट्स एंड मेंटल हेल्थ डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? Mental well-being or mental health describes your mental state, how you are feeling and how well you can cope with day-to-day life. मेंटल हेल्थ असल में है क्या? मेंटल हेल्थ ये चीज़ होती है, इसमें वही अगर आप सिर्फ डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके माइंड में जो एक स्टिग्मा बना हुआ है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगा। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ?
It describes your mental state, how you are feeling and how well you can cope with day to day life. आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन लाइफ को कितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं? क्या आपकी जॉब आपकी किसी नफ्सियाती डिस्टर्बेंस की वजह से मुतासिर तो नहीं हो रही, या आपकी स्टडी आपके नफ्सियाती मसाइल की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? आपकी डे टू डे लाइफ में आपके फिर रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं, क्या आपके नफ्सियाती मसाइल की वजह से आपके ताल्लुकात तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे? यानी कि हर जगह जहाँ जहाँ आपने वर्क करना है, आपने परफॉर्म करना है, क्या आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर डाउन होती जा रही है आपके नफ्सियाती मसाइल की वजह से? अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कि आपकी मेंटल हेल्थ लो होती जा रही है। उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड हाउ वेल यू कैन कोप विद डे टू डे लाइफ, ठीक है। आवर मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग कैन चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, डे टू डे, मंथ टू मंथ और इवन ईयर टू ईयर। हमारी जहनी सेहत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, दिस इज़ नॉर्मल। इवन अगर हम एक बिल्कुल मेंटली हेल्दी पर्सन की बात करें कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी लाइफ में भी जब कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रॉन्ग रहता है, कि इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर इस तरह की डेवलप की है कि अल्लाह ने इंसान में इमोशंस डाले हैं। वो खुशी में खुश होता है, वो गम के मौके पे सैड भी होता है। दिस इज़ नॉर्मल। ये चीज़ें एबनॉर्मल तब बनती हैं जब ये एक नॉर्मल लेवल को क्रॉस कर जाती हैं। सपोज़ अगर कोई भी आपकी लाइफ में कोई मिसहैप हो गया है या कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन है और आपकी वो जो सैडनेस वाली सिचुएशन चल रही है वो प्रोलॉन्ग हो जाए। नॉर्मल है ना किसी भी गमी के मौके पे सैड होना, दिस इज़ नॉर्मल। ये चीज़ अब नॉर्मलिटी तब बनेगी जब ये लंबे अरसे के लिए आपके साथ स्टक हो जाए, लंबे अरसे के लिए आपके साथ चिपक गई है, अब चाहने के बावजूद आप उस चीज़ को हटा नहीं सकते और उस डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी रूटीन लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी स्टडी, आपकी जॉब वो डिस्टर्ब होती जा रही है। तब वो जो एक नॉर्मल इमोशन होता है ना वो अब नॉर्मल बन जाता है और यहाँ पे फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हुई कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, हम इंसानों में ही पाई जाती हैं, इसमें स्टिग्मा वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आगे हम मज़ीद देखते जाते हैं तो स्टिग्मा वाला कॉन्सेप्ट और रिमूव होता जाएगा। What does good mental health look like? आपको क्या लगता है कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ या एक अच्छी जहनी सेहत किस तरह की होती होगी? इफ़ यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ यू आर एबल टू, अच्छा अगर आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ है, अच्छी जहनी सेहत है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? रिकग्नाइज द गुड इन योर सेल्फ सच एज योर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड अचीवमेंट्स यू हैव मेड। अगर आप जहनी तौर पे स्ट्रॉन्ग है, अभी आप डाउन नहीं हुए, तो आप अपनी एट्रीब्यूट्स को, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे अंदर ये एबिलिटी भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जब आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई होती है ना, तो आपके अंदर ये चीज़ कम हो जाती है, आप अपनी एबिलिटीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इवन एक्सेप्ट भी नहीं करते। आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। आपकी एबिलिटीज़ हैं, आप में मौजूद हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ आपकी वीक हुई हुई है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के ड्रॉबैक्स नज़र आते हैं कि मेरे अंदर ये भी कमी है, ये भी कमी है, फ़लाँ के पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर इस चीज़ की अहलियत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक अच्छी मेंटल हेल्थ है तो आप अपनी एबिलिटीज़ को रियलाइज़ करते हैं एंड यू कैन फील एंड एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ इमोशंस। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली हेल्दी हैं, जहनी तौर पर मजबूत हैं, तो आप
अपने इमोशंस को फील कर सकते हैं। इमोशंस यानी कि हमारी सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, इवन जेलसी, ये सब चीज़ें इमोशंस के अंदर आती हैं। और ये सब इमोशंस अल्लाह ताला ने हर नॉर्मल इंसान में डाले हैं। एक नॉर्मल पर्सन अगर इमोशंस को सही मौके पे फील करता है तो इट मीन्स कि उसके इमोशंस नॉर्मल है, वो भी मेंटली हेल्दी है। फील इंगेज्ड विद द वर्ल्ड अराउंड यू। फिर मेंटली हेल्दी पर्सन की एक और हम निशानी देखते हैं, वो ये होती है कि वो लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, कि वो लोगों के साथ वो सोशलाइज होता है, कि और वो आइसोलेट नहीं होता। लेकिन एक मेंटली वीक पर्सन, यानी अगर हम बात करें डिप्रेशन का पेशेंट है या किसी और नफ्सियाती बीमारी का पेशेंट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आइसोलेशन की तरफ जाएगा, वो लोगों से दूर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि हमने उस आइसोलेशन को नहीं लेना जो नॉर्मल है। जैसे कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा गैदरिंग नहीं पसंद करती, कि वो नॉर्मल है। ये चीज़ अब नॉर्मलिटी में तब जाती है जब एक पर्सन बिल्कुल कट ऑफ होना शुरू हो जाए लोगों से, और फैमिली मेम्बर्स को भी नज़र आना शुरू हो जाए कि ये लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहना शुरू हो गया है और इससे इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। लिव एंड वर्क प्रोडक्टिवली। मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है उसका वर्क, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और मेंटली वीक पर्सन इवन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर कोई है, कोई नफ्सियाती बीमारी में चला गया है, तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी जॉब, उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म होना शुरू हो जाती, स्टार्ट में कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो। मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो डेली लाइफ के जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो हमारी रूटीन लाइफ में मुश्किलात आती हैं या नॉर्मली किसी की भी लाइफ में कोई मिसहैप हो गया है, कोई अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं, तो मेंटली हेल्दी पर्सन उसको इजीली फेस कर सकते हैं, कि अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो उस स्ट्रेसर की वजह से या उस स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल डाउन हो जाए और फेस ही ना कर सकें। ये लोग लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है जिसके बारे में एक लेमैन को मैं कहूँगी कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, कि व्हाट इज़ माइंड एंड व्हाट इज़ ब्रेन। लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते हैं, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। व्हाट इज़ माइंड एंड व्हाट इज़ ब्रेन। ब्रेन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फिजिकल थिंग। ब्रेन जो है वो एक फिजिकल पार्ट है। ब्रेन तो नज़र आता है ना, ब्रेन को ऑपरेट हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, हम उसको टच कर सकते हैं, इट इज़ लाइक हार्डवेयर। बट द माइंड इज़ कंसिडर्ड टू बी मेंटल, जिसको हम देख नहीं सकते। माइंड जो है वो हमारे थॉट्स हैं, माइंड हमारी फीलिंग्स हैं, माइंड हमारे इमोशंस हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर है, mind is software and brain is hardware. The brain is composed of nerve cells and can be touched, whereas the mind cannot be touched. अब हम बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम खुद से इनको ट्रीट कर सकते हैं, खुद किस तरह कर सकते हैं और हेल्प किस तरह ले सकते हैं। Okay, what are mental health problems? Mental health problems can affect any of us irrespective of age, personality and background. Mental health issues कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकते हैं। एज मैटर नहीं करती, किसी भी एज में हो सकते हैं। पर्सनालिटी मैटर नहीं करती कि ये बहुत ओपन पर्सनालिटी थी और ये बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी।
किसी भी पर्सनालिटी को हो सकते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़, किसी भी एज में हो सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। आपका ताल्लुक़ जिस फैमिली से है, जिस बैकग्राउंड से है, जिस क्लास से है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कहीं पे भी आ सकते हैं। दे कैन अफेक्ट द वे पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सबसे पहला अटैक होता है आपके थॉट्स पे, आपकी फीलिंग्स पे, इवन आपके बिहेवियर पे। जब आप मेंटल हेल्थ आपकी डाउन होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, आपके ख़यालात में चेंजिंग्स आना शुरू हो गई हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी इस नफ्सियाती बीमारी में आपके ख़यालात में या मायूसी आना शुरू हो जाएगी, या फिर आपके ख़यालात में बहुत ज़्यादा खौफ आना शुरू हो जाएगा, वहम आना शुरू हो जाएंगे। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिसऑर्डर। अब ना सिर्फ आपकी सोच बदलती है, जब आपका बिहेवियर बदलता है ना, सोच तो आपके अपने तक महदूद थी ना, वो किसी को नहीं पता था जब तक आपने बताई नहीं, लेकिन जो आपका बिहेवियर था वो लोगों ने असेस कर लिया। आपका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। बिहेवियर कैसे चेंज होता है? क्योंकि जो थॉट्स होते हैं वो डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं हमारे बिहेवियर्स पे। जो हमारे थॉट्स होंगे, थॉट्स बिहेवियर क्रिएट करते हैं। तो जब हमारे थॉट्स में चेंजिंग आना शुरू होगी नफ्सियाती बीमारी की वजह से, कोई भी लाइफ में मिसहैप हो गया, उसको सोच के स्ट्रेस सोच जो है वो हम सोच रहे हैं, मायूसी परेशानी सोच रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। सोच की वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, हमें बात पे बात दूसरों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिढ़ के जवाब देते हैं। वही फैमिली मेम्बर जो पहले बिल्कुल नॉर्मल था, घर वाले उससे बातें करते थे, लेकिन जब वो स्ट्रेस में गया, जब उसके थॉट्स चेंज हुए तो ऐसा ऐसा उसमें इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आने लग गया। अब वो घर वालों की बातों का जवाब गुस्से से देता है या चिढ़ के देता है। जो चिड़चिड़ापन है वो एक यूँ समझ लें कि एक इनिशियल स्टेज होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे वो इस चीज़ को ट्रीट नहीं करता तो वो नेक्स्ट एंगर की तरफ मूव करेगा। एंगर को फिर जब वहाँ पे वो नहीं मैनेज करेगा, ट्रीट करेगा, तो वो फिर एबनॉर्मल एंगर की तरफ चला जाएगा, जो एक्सट्रीम लेवल पे भी हो सकता है। They can appear as a result of experiences in both our personal and working lives, or they can come about without any easily identifiable cause. अब नफ्सियाती मसाइल क्यों होते हैं, क्यों हम किसी नफ्सियाती बीमारी में जाते हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक पेशेंट अगर मेरे पास आया है डिप्रेशन का, उसके डिप्रेशन में जाने की वजह और होगी। अगर दूसरा पेशेंट आया है, उसकी डिप्रेशन में जाने की वजह और होगी। तो कॉजेज़ जो होती हैं वो वेरी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी नफ्सियाती बीमारी की वजह आपकी फैमिली में से भी हो सकती है कि फैमिली में कुछ इशू हुआ, उसकी स्ट्रेस ली आपने, या फैमिली में कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम आ रहा था, नफ्सियाती बीमारी आ रही थी, इस वजह से आप में आई, या फिर आपके जहाँ पे आप काम करते हैं या आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आपके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिनको आप कवर नहीं कर पा रहे, और वो आप पे हावी होते जा रहे हैं। मल्टीपल रीजंस होती हैं। और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न समझ नहीं आ रही होती कि क्या वजह है, क्यों ऐसे कर रहा है ये बंदा। उसकी समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ नफ्सियाती मसाइल हमारे लाशऊर में चले जाते हैं, हमारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, और वो आम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि इसके अनकॉन्शियस में जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, वो असल में नफ्सियाती बीमारी की शक्ल में ज़ाहिर हो रही हैं। Some problems may be mild or moderate, while others may take on a more severe form, affecting a person's ability to cope with day-to-day living. अगर प्रॉब्लम बहुत माइल्ड है तो इजीली ट्रीट हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा आपकी डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आ गया
फिर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो भी इजीली ट्रीट हो जाएगा। स्वेयर लेवल पे जाके ट्रीटमेंट उसका भी होता है, लेकिन वो फिर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अवेयरनेस का मकसद यही है कि अगर किसी का कोई इशू चल रहा है, किसी के फैमिली मेम्बर का चल रहा है, माइल्ड लेवल पे है तो उसको मॉडरेट पे जाने से पहले ट्रीट कर लिया जाए, मॉडरेट पे है तो उसको स्वेयर पे जाने से पहले ट्रीट कर लिया जाए, और इवन अगर स्वेयर पे भी है तो भी इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर हम इसको ट्रीट करेंगे ही नहीं स्वेयर लेवल पे, तो वो तो और ज़्यादा वर्स होता जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, जो कि फैमिली मेम्बर्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होती है। पेशेंट इटसेल्फ अकेला सफ़र नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ सफ़र करती है। इवन एक नफ्सियाती मरीज़ की वजह से, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से उसके और फैमिली मेम्बर भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। Experiencing a mental health problem is often upsetting, confusing and frightening, particularly at first. एक लेमैन जिसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि नफ्सियाती मसाइल हैं क्या, उसके घर में या उसको अगर कोई नफ्सियाती मसला हो जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए बड़ा फ्रेटनिंग होता है। यूँ कहें, इसकी मैं एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगी। मेरी एक पेशेंट थी और उसको नफ्सियाती साइकोलॉजिकल फिट्स जिसको हम कहते हैं, नफ्सियाती दौरे भी कहते हैं, उसको वो दौरे पड़ते थे। ये जो नफ्सियाती फिट्स होते हैं ये बिल्कुल एपिलेप्सी के फिट्स से रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं ज़रा। ये प्योरली नफ्सियाती होते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी काउंसलिंग से होता है। अच्छा, उसके साथ हुआ ये कि वो पेशेंट जो थी, उसकी फैमिली मेम्बर्स ने हिस्ट्री बताई। उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट टाइम इसको फिट आया, यानी इसको दौरा पड़ा, तो हम लोग पूरी फैमिली इतना ज़्यादा शॉक में या घबरा गए, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, लेकिन जब उनको गाइड किया गया कि ये वाले जो फिट्स होते हैं ना, ये प्योरली साइकोलॉजिकल होते हैं, जस्ट टॉक थेरेपी से ये ट्रीट हो जाते हैं और इसके लिए किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन बहुत सारे और नफ्सियाती मसाइल हैं, सबके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, डिप्रेशन के लिए, एग्जाइटी के लिए, मैनिया के लिए। लेकिन ये जो है नफ्सियाती दौरे जिनको कहते हैं, इनमें बहुत रेयर केसेस हैं कि मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े, जस्ट काउंसलिंग से ये ट्रीट हो जाते हैं। अच्छा, उनके लिए एक ट्रोमेटिक कंडीशन थी अपनी बेटी को इस तरह देखना कि इसको पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जब उनको अवेयर किया गया कि ये जस्ट टॉक थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत एक सूदिंग या रिलैक्स करने वाली थी। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर अ कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस। मोस्ट पीपल नो समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। They can happen to all kinds of people from all walks of life, and it's likely that when you find a combination of self-care, treatment and sport that works for you, you will feel better. पीछे भी हमने देखा कि नफ्सियाती मसाइल किसी भी बैकग्राउंड के बंदे को हो सकते हैं, किसी भी एज के बंदे को हो सकते हैं और किसी भी जेंडर में हो सकते हैं। इवन आप ये देख लें कि लाइफ में हम देयर आर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ इवन डिपार्टमेंट से। इसमें कोई इस चीज़ की नहीं है कि पढ़े लिखे को हो सकते हैं और कम पढ़े लिखे को नहीं हो सकते, और रिच को हो सकते हैं और पुअर को नहीं हो सकते। ये कहीं पे भी कभी भी आ सकते हैं। और कुछ यहाँ पे इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपको मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में सपोर्ट करेगा। फर्स्ट इज़ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर जो है आपके अपने लिए, कि आप अपने आप को नफ्सियाती मसाइल से कैसे बचा सकते हैं। सेल्फ केयर इटसेल्फ एक बहुत वास्ट टॉपिक है, और यहाँ पे मैं जस्ट इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी व्हाट इज़ सेल्फ केयर। इतना वास्ट टॉपिक है कि इसमें अगर हम थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर लें, अपनी सेल्फ केयर को मजबूत बना लें, तो हम मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ओके, सेल्फ केयर में ये होगा कि आपने अपने आप को स्ट्रेस से किस तरह से बचाना है। स्ट्रेस से बचाने के कई तरीके होंगे। सेल्फ केयर में कुछ भी आता है, हर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप या इवन कह लें टॉक्सिक पीपल जो आपके सराउंडिंग में हैं,
जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं या जो आपको डिग्रेड करते हैं, आप उनसे खुद को दूर करना शुरू कर दें। दिस इज़ सेल्फ केयर, दिस इज़ नॉट सेल्फिश। ये सेल्फ केयर के अंदर आता है कि आप अपनी केयर करना चाहते हैं। सेल्फ केयर में ये भी आता है कि हम डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो ना सिर्फ हमें फिज़िकली हेल्दी रखती है बल्कि वो हमें मेंटली भी हेल्दी रखती है। मेंटली किस तरह रखती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे स्ट्रेस वाले केमिकल्स हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते हैं और हम फ्रेश फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि साइकोलॉजिकली भी आपको हेल्दी रखती है। ओके, सेल्फ केयर में मल्टीपल चीज़ें होंगी। हर वो पॉजिटिव एक्टिविटी जो आपको हैप्पी करे, ठीक है, और टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, पॉजिटिव थॉट्स खुद को देना। आप अपने माइंड में जो डालेंगे ना वही चीज़ अंदर ग्रो करेगी। आप पॉजिटिव थॉट्स खुद को दे रहे हैं तो आपकी जहनी सेहत और बढ़ेगी। और अगर आप नेगेटिव थॉट्स, नाउमीदी वाले थॉट्स, मायूसी वाले, परेशानी वाले अपने माइंड को देते जा रहे हैं तो माइंड उसको रियलिटी समझना शुरू कर देता है। जो माइंड होता है ना, उसको किसी भी चीज़ की आप कोई भी पिक्चर दिखा दें वो उसको रियलिटी मानना शुरू कर देता है कि ऐसा ऐसा वो उसको एक्सेप्ट करता है कि दिस इज़ रियलिटी, चाहे वो असल में रियलिटी हो भी ना। कि असल में वो चीज़ रियलिटी नहीं है ही नहीं, लेकिन आपको लग रहा था, आपने बार बार अपने माइंड को बताया कि यही चीज़ ठीक है, उसने उसी को सही मानना है चाहे वो चीज़ ठीक है या नहीं है। तो अब आज से हमने कोशिश करनी है कि हमने अपने माइंड को एक अच्छी पिक्चर दिखानी है ताकि वो उसको रियलिटी माने। वो होपफुल थॉट्स होंगे, वो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी। ओके, सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पे बेहतर है कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से हेल्प ले लें। वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। एंड स्पोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट दैट वर्क्स फॉर यू। इट कैन बी फैमिली स्पोर्ट, आपका स्पोर्टिव ग्रुप आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी सपोर्ट आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प करेगी। एंड पे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो वो आप एंड पे कर सकते हैं डिस्कस। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अगर हम देखें तो एक बहुत कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये वो वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि लेमैन को इसका चाहे ट्रू मीनिंग पता हो ना हो, लेकिन उनको ये वर्ड्स आते हैं और वो ये यूज़ करते हैं। स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, एग्जाइटी क्या है, असल में इन सब चीज़ों में एक ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस पता होगा तो ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं ना। पता होगा कि स्ट्रेस होगी तो ये करना है, डिप्रेशन होगी तो अपने आप को इस तरह से बचाना है, एग्जाइटी हुई तो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। व्हाट इज स्ट्रेस? Stress refers to the situation of too many demands and not enough resources, time, money, energy to meet them. Stress एक्चुअली में होती क्या चीज़ है कि जब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें आप पे बहुत बर्डन आ गया और आप उस बर्डन को मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज किस किस्म के? या तो आपके पास टाइम नहीं है, 3-4 असाइनमेंट्स इकट्ठी आ गई हैं और कल ही सबमिट करवानी है, ठीक है, टाइम नहीं है, या फिर एनर्जी नहीं है, इतना ज़्यादा काम आ गया आपके पास हिम्मत नहीं है, आप थके हुए, आप कर नहीं पा रहे, आप स्ट्रेस फील करते हैं, बर्डन फील करते हैं। एंड मनी, इतना ज़्यादा काम है लेकिन मनी नहीं है कि उस काम को कर पाएँ। Stress is the adverse reaction people have to excessive pressure or other types of demands placed on them. Okay, stress is actually a pressure
कि ऐसा प्रेशर जो आप अपने माइंड पे डालते हैं और आपको लग रहा होता है कि इस प्रेशर को मैं मैनेज नहीं कर सकती। ओके, स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेस कि टाइम कम है, काम इतना ज़्यादा है और आप उस चीज़ को सोच के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मैं इतना सब कुछ कैसे कर पाऊँगा। बर्डन ऑन योर माइंड, प्रेशर। बचा तो नहीं होगा जी जी सर, अगर कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस लेता रहेगा तो फिर नहीं बचेगा। ओके, दिस इज द प्रेशर रिलेटेड टू स्ट्रेस। अब एक होता है गुड प्रेशर, ये वो वाला प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस वाला प्रेशर कुछ और चीज़ है, और एक होता है नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर क्या होगा? विच विल बी गुड फॉर यू। गुड प्रेशर विल मेक यू फील एक्सपेंसिव, इट विल एनर्जाइज यू। एक प्रेशर होता है आप पे, आपको पता होता है मैं है तो प्रेशर लेकिन मैं इस काम को अच्छे तरीके से कर लूँगा, वो नॉर्मल है। स्ट्रेस वाला प्रेशर वो है जब आपको लगे कि इतना कुछ है लेकिन आप इसको कर नहीं सकेंगे क्योंकि ना या तो आपके पास टाइम नहीं है, या एनर्जी नहीं है, या मनी नहीं है, कुछ भी। स्ट्रेस असल में कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है। स्ट्रेस को हम किसी नफ्सियाती बीमारी के ग्रुप में नहीं लाते। ये यूँ कह लें कि एक कंडीशन है। स्ट्रेस इज़ नॉट अ मेडिकल डायग्नोसिस, बट severe stress that continues for long time may lead to diagnosis of depression and anxiety. स्ट्रेस एक वक्ती कंडीशन है और ये कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन यही स्ट्रेस अगर लंबे अरसे के लिए आपके साथ चिपक जाए और कोशिश के बावजूद आप उसको नहीं हटा पा रहे, तो फिर वो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी भी नफ्सियाती बीमारी में ले जा सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर स्ट्रेस है तो वो हम कोशिश से ट्रीट कर सकते हैं, वो कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है। जो नफ्सियाती बीमारियां हैं हमारी असल में उनके दो ग्रुप्स हैं, जो सही जिनको हम नफ्सियाती बीमारियां बोलते हैं। स्ट्रेस तो एक कंडीशन थी। नफ्सियाती बीमारियों को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज साइकोसिस एंड द सेकंड वन इज न्यूरोसिस। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस कि जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां हैं वो इन दोनों ग्रुप्स के अंदर ही फिट होती हैं। व्हाट इज साइकोसिस? साइकोसिस क्या है? साइकोसिस असल में हम सीरियस नफ्सियाती बीमारियों को कहते हैं जिनमें पेशेंट का कांटेक्ट रियलिटी से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी कि वो सही को सही नहीं समझ सकता और गलत को गलत नहीं समझ सकता। उसके थॉट्स डिस्टॉर्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, यानी उसके रियलिटी के साथ उसका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। साइकोसिस ये ज़्यादा सीरियस होते हैं, ज़्यादा स्वेयर होते हैं और इनको डेंजरस भी हो सकते हैं। इसी वजह से इनको ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। साइकोसिस में एक बहुत फेमस नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी जिसको हम मूवीज़ में, ड्रामास में सुनते रहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो असल में साइकोसिस के अंदर फॉल करता है। मैनिक डिप्रेशन ये भी एक डिसऑर्डर है, मैनिया प्लस डिप्रेशन जिसको बाइपोलर कहते हैं, ये भी साइकोसिस के अंदर। होल ऑफ पर्सनालिटी अफेक्टेड। साइकोसिस के पेशेंट के साथ ये नहीं होता कि उसका बस पर्सनालिटी का कोई एक हिस्सा अफेक्टेड हो जैसे डिप्रेशन में हो। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हॉल में अगर मैं एक असेसमेंट टेस्ट अप्लाई करूँ तो मुझे कई न्यूरोटिक पेशेंट्स मिल सकते हैं जो नॉर्मल हैं, जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिनका रियलिटी के साथ कांटेक्ट मौजूद है, ठीक है। तो जो न्यूरोसिस होता है उसके अंदर एग्जाइटी आती है, एग्जाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, डिप्रेशन आता है और इसके अलावा डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आते हैं। लंबी लिस्ट है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की, लेकिन बेसिक जो है वो डिप्रेशन, एग्जाइटी, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। रिटेन्स कॉन्टैक्ट विद रियलिटी।
न्यूरोटिक पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनको पता होता है रियलिटी का, उनकी सेंस काम कर रही होती है। अगर थोड़ी डिम भी हो गई उनकी सेंस ना, तो उनको काउंसलिंग से रियलाइज़ करवाया जा सकता है कि व्हाट इज़ रियलिटी। सेंसेस उनकी काम कर रही होती हैं, इसीलिए इनका ट्रीटमेंट काउंसलिंग से भी हो जाता है। रिटेन्स कॉन्टैक्ट विद रियलिटी ऑफन बिगिंस एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसर। न्यूरोटिक्स जो हैं वो अक्सर कोई ना कोई ज़ाहिरी वजह नज़र आ रही होती है कि अच्छा इसकी लाइफ में ये हुआ है, इस वजह से डिप्रेशन में चला गया, या इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आया है तो एग्जाइटी में चला गया है, इस बीमारी में। लेकिन जो साइकोटिक्स होते हैं उनकी कोई अपेरेंट वजह ऐसी नहीं नज़र आ रही होती, कोई ज़ाहिरी ख़ास वजह। वो जीन्स में भी हो सकती है उनकी कोई वजह, उनकी कोई ड्रग्स लेने की वजह से भी हो सकती है। इवन ड्रग्स लेने की वजह से न्यूरोसिस भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, एग्जाइटी भी हो सकती है। और साइकोटिक्स जो है मे बी उनकी कोई प्रोलॉन्ग कॉज हो, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल हमें नज़र ना आ रही हो कि क्या वजह है जिसकी वजह से साइकोसिस में है। एग्जैजरेशन ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ट्रीटेड मेनली बाय साइकोलॉजिकल मेथड्स। न्यूरोसिस जो है, न्यूरोटिक पेशेंट्स, ये चूँकि नॉर्मल लोगों के डिसऑर्डर्स आप कह लें, तो इन लोगों का काउंसलिंग के साथ ट्रीटमेंट हो जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट असल में कॉम्बिनेशन है मेडिकेशन प्लस थेरेपी का, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम अभी बहुत माइनर सा है आपका या मॉडरेट सा है, तो वहाँ पे जस्ट थेरेपी से भी आप इलाज करवा सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। लेकिन जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आगे जा चुका है, वहाँ पे थेरेपी के साथ मेडिकेशन लेना पड़ती है। अगर आप कहें कि आपका प्रॉब्लम सीरियस है और आप मेडिसिन ना लें और सिर्फ थेरेपी ले लें, तो भी आपका इलाज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम अभी सीरियस है, उसको साथ मेडिसिन की हेल्प की ज़रूरत है। मेडिसिन जो है वो आपको कुछ विल पावर देती है, और फिर आप काउंसलिंग से अपने थॉट्स को चेंज करते हैं तो आप इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। या अगर आप कहें कि मैं सिर्फ मेडिसिन ही लेता रहूं और मैं थेरेपी ना लूं, हमारे पाकिस्तान में ये मैंने प्रैक्टिस देखी है कि हमारे यहाँ लोग जस्ट मेडिसिन लेते हैं और उनको लगता है कि बीमारी ठीक हो जाएगी, और कुछ अरसा बाद जब मेडिसिन खाने के बाद उनको लगता है कि मैं तो आदी हो गया हूँ या मेडिसिन असर ही नहीं कर रही। वो इसलिए हो रहा होता है कि आपने मेडिसिन तो ले ली, लेकिन आपने साथ थेरेपी नहीं ली ना। थेरेपी इसलिए दी जाती है, थेरेपी असल में एक ट्रेनिंग होती है कि आपके ख़यालात बदलाने की ट्रेनिंग, आपके वो जो परेशानी वाले ख़यालात बन गए उनको तब्दील करने की ट्रेनिंग, आपको हैप्पी रहने की ट्रेनिंग देना, ये चीज़ें सिखाना। तो ये मेडिसिन तो नहीं सिखाएगी आपको, वो जस्ट आपको विल पावर थोड़ी सी दे देगी। जब आप टोटली डिपेंडेंट हो गए मेडिसिन पे, तो वो तो एक अरसे के बाद अपना काम छोड़ देंगी। जब आप मेडिसिन के साथ थेरेपी लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो ट्रेनिंग आपको कुदरती तरीके से स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। इधर से ट्रेनिंग को बढ़ाया जाता है और इधर से मेडिसिन को कम किया जाता है, ठीक है। और फिर एक टाइम पे मेडिसिन ख़त्म हो जाती है अगर आप सही ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप नेचुरल तरीके से ही खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। साइकोसिस, इसका मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो बता दिया। साइकोसिस के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया आता है, और स्किज़ोफ्रेनिया में मैंने बताया था कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स आते हैं। व्हाट आर हेलुसिनेशन एंड व्हाट आर डिल्यूजन्स? साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। साइकोसिस में बहुत सारे और भी डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट फेमस वन जो है स्किज़ोफ्रेनिया, वो मैंने रखा है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा? हेलुसिनेशन क्या होंगे कि पेशेंट जो है वो कहता है कि मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो असल में मौजूद नहीं है, या वो कहता है कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो असल में होती नहीं है। उसको वो चीज़ें नज़र आएंगी, उसको नज़र आ रही हैं, लेकिन हकीकत में वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं असल में। और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में तो डोपामिन बढ़ जाता है ना। स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है उसमें हमारे ब्रेन में एक केमिकल जिसको हम डोपामिन कहते हैं, हमारे ब्रेन में मुख्तलिफ केमिकल्स वर्क करते हैं, और कोई भी केमिकल जब अपनी नॉर्मल मिकदार से बहुत ज़्यादा ऊपर पैदा होना शुरू हो जाए या बहुत थोड़ा आना शुरू हो जाए, तो हम किसी नफ्सियाती बीमारी में फॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा,
स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन केमिकल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है किसी भी वजह से, तो उसके रिज़ल्ट में जो पेशेंट है उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं, या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या खुशबुएँ आ रही हैं, या टेस्ट आ रहे हैं। और इसका मेडिकल, चूँकि साइकोसिस है तो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, मेडिसिन जाएगी, उसके डोपामिन केमिकल की मिकदार को कंट्रोल करेगी और इसके हेलुसिनेशन वगैरह कंट्रोल में आ जाएंगे। ओके, हेलुसिनेशन एंड व्हाट इज़ डिल्यूजन? डिल्यूजन असल में एक ऐसी सोच को कहते हैं विच इज़ फिक्स, फर्म एंड नॉट शेकन बाय रीजंस। एक ऐसी सोच जो पक्की है गलत, लेकिन वो पेशेंट उस सोच पे यूँ कह लें कि डट गया है कि मेरी ये सोच 200% ठीक है, और आप उसको आर्गूमेंट दे के, आप उसको प्रूफ्स दिखा के उसकी सोच नहीं तोड़ सकते। ये वाली सोच होती है डिल्यूजनल सोच, और ये साइकोटिक्स में पाई जाती है। इसीलिए इन पे थेरेपी वर्क नहीं करती, क्योंकि इनकी तो सोच डिल्यूजनल है, वो तो वर्ड्स अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं सकते। तो मेडिकेशन जो है वो फिर इनके केमिकल्स को जब कंट्रोल करेगी तो डिल्यूजन्स पे भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच है, और डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच में क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की जो स्पीच है और जो उसका बिहेवियर है उसमें एक क्लियर आपको डिफरेंस, एबनॉर्मलिटी नज़र आएगी उसके बोलने में। वो नॉर्मल लोगों की तरह सेंटेंस नहीं बनाता, तोड़ फोड़ के बनाता है, और वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव भी नहीं करता। ओके, साइकोसिस में हम चूँकि स्किज़ोफ्रेनिया देख रहे थे, और स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है, अब ये चीज़ें असल में मौजूद नहीं है, लेकिन सपोज़ ये चीज़ें असल में मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो सेंटर में पेशेंट बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि ये लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मेरे साथ बातें कर रहे हैं। व्हाट इज़ न्यूरोसिस? न्यूरोसिस को हमने देख लिया, चूँकि टाइम इतना है तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। न्यूरोसिस जिसमें रियलिटी के साथ कांटेक्ट होता है, और इसमें फिर डिप्रेशन आ जाता है, एग्जाइटी आ जाती है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर। डिप्रेशन में कौन कौन सी अलामात होती हैं जिनको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा ये पेशेंट जो है ये डिप्रेशन का है, या मेरे अंदर ये अलामात हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहीं डिप्रेशन के अंदर तो नहीं जा रहा। परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डिप्रेशन की और भी बहुत सारी सिम्टम्स हैं, लेकिन ये मेन सिम्टम्स हैं। इनमें क्या होता है कि डिप्रेशन का पेशेंट, उसका मूड सैड हो जाता है, लो मूड हो जाता है, अफसुर्दा रहता है, कि अफसुर्दगी उसको फील होती है, उदासी महसूस होती है, नॉर्मल वाली नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाली जो हर वक्त उस पर हावी रहे, ठीक है, हर वक्त वो डिस्टर्ब रहे उस उदासी की वजह से, अफसुर्दगी की वजह से। और डिप्रेशन में ये भी होता है, ना सिर्फ अफसुर्दगी आएगी बल्कि वो आपके इंटरेस्ट भी लेके जाएगी। आपकी जो पहले ज़िंदगी में इंटरेस्ट थे, आपकी दिलचस्पियाँ थीं, आपकी हॉबीज़ थीं, वो सब कम होके ख़त्म हो जाएंगी, और आपको डिप्रेशन में ये लगना शुरू हो जाता है कि लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको एंजॉय करें, क्योंकि आपकी दिलचस्पियाँ डिप्रेशन की वजह से ख़त्म हो गई, अफसुर्दा मूड की वजह से ख़त्म हो गई। अब ये पिक्चर जो है ये मैंने स्पेशली लो मूड यानी अफसुर्दा मूड को शो करने के लिए रखी है। सैडनेस, ये चेहरा देख लें आप, सैडनेस को हम शो करते हैं उतरा हुआ चेहरा। ये एक लेमैन ये वाली लैंग्वेज यूज़ करता है, एक आम बंदा अफसुर्दगी को शो करने के लिए चेहरा उतरा हुआ है। तो ये जो है ना, ये फेस देख लें, इस तरह के फेसेस अगर नज़र आ रहे हैं तो ये शो करते हैं उदासी, अफसुर्दगी को, विच कैन बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन, कैन बी, हो सकती है। डिप्रेशन का जो थॉट पैटर्न होता है, डिप्रेशन का पेशेंट हमेशा अपने पास्ट में इंडल्ज रहता है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, यानी कि उसके लाइफ में जो भी कोई मिसहैप हुआ है ना, तो उसकी सोच उसी पे स्टक रहती है, मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्यों किसी ने ऐसा किया। डिप्रेशन के थॉट्स पास्ट से लिंक होते हैं। और नेक्स्ट इज एग्जाइटी।
इसका भी मैंने बहुत ब्रीफ सा रखा है। एग्जाइटी क्या है? एग्जाइटी असल में होती है इंटेंस, एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट वरी एंड फियर। फियर, वरीज ये नॉर्मल लोगों में भी पाए जाते हैं। किसी चीज़ का खौफ, वहम आना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये नॉर्मल है चीज़ें, हर एक के साथ ऐसा होता है। लेकिन ये वहम, खौफ एबनॉर्मल तब बनेंगे जब ये आपके ऊपर हर वक्त सवार हैं, कई दिनों से हर वक्त आपके जहन में सवार हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस एग्ज़ाइटी को हटा दूं, इस वहम को हटा दूं, इस खौफ को हटा दूं, लेकिन आपकी कोशिश नहीं, रायगा जा रही है, आप हटा ही नहीं पा रहे। तो ये साइन होता है एग्ज़ाइटी का, क्योंकि एग्ज़ाइटी जो होती है वो लिंक होती है फ्यूचर के साथ। डिप्रेशन इज़ लिंक टू पास्ट, बट एग्ज़ाइटी इज़ लिंक टू फ्यूचर। क्योंकि एग्ज़ाइटी के पेशेंट को फ्यूचर की वरीज आती रहती हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया तो क्या होगा। ओके, ये कुछ सिम्टम्स हैं एग्ज़ाइटी की। एग्ज़ाइटी सिर्फ नफ्सियाती अलामात लेके नहीं आती, एग्ज़ाइटी में बहुत सारी जिस्मानी अलामात भी साथ आती हैं। इवन डिप्रेशन में भी ऐसा होता है। कई ऐसी नफ्सियाती बीमारी हैं जो सिर्फ नफ्सियाती अलामात नहीं लाती कि सैडनेस होगी और बेचैनी होगी और इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे या खौफ वहम आएगा, वो साथ जिस्मानी अलामात भी लाती हैं जिनकी वजह नफ्सियाती होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एग्ज़ाइटी के पेशेंट्स के साथ अक्सर होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्टलेसनेस, ड्राई माउथ, डिस्ट्रेस, स्वेटिंग, फेयर, हॉट फ्लैशेस एंड नमनेस। सर टाइम मुझे काइंडली बता दीजिएगा। 5 मिनट्स। चलिए ठीक है। ओके, लास्ट पे कुछ टिप्स हैं जो कि अगर आपने कोई इस तरह का प्रॉब्लम देखा है अपने सराउंडिंग में किसी को और अपने आप में देखा है इस तरह का प्रॉब्लम, तो हम किस तरह से उसको यहीं पे खुद से ट्रीट कर सकते हैं अगर वो अभी ज़्यादा नहीं हुआ तो। सेल्फ केयर टेक्निक्स एंड जनरल लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प मैनेज द सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ये मैंने पहले बता दिए सेल्फ केयर टेक्निक्स क्या क्या होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना सेल्फ केयर की कुछ टाइप्स भी हैं। सेल्फ केयर क्या क्या होगा, कुछ मेन मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपकी फ़िज़िकल सेल्फ केयर भी होगी, यानी कि आपका सोना, टाइम पे आप सो रहे हैं, दिस इज़ सेल्फ केयर, ठीक है। आपकी वॉकिंग, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज, आपका खाना, ये सब सेल्फ केयर के अंदर आता है और ये आपके मूड पे भी असरअंदाज होता है। नींद की कमी है तो मूड पे असरअंदाज होगी, एक्सरसाइज नहीं की तो मूड पे असरअंदाज होगी, खाना नहीं सही खाया तो मूड पे असरअंदाज होगा, अच्छा खाया तो अच्छा मूड होगा। दिस इज़ सेल्फ केयर। इमोशनल सेल्फ केयर में क्या होगा, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स अपने ऊपर अप्लाई करें। आपको गूगल से बहुत सारी मिल जाएंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, वो आप पढ़ के खुद पे अप्लाई करें, डेली प्रैक्टिस करें। इमोशनल मैच्योरिटी, फॉरगिवनेस, कंपैशन, काइंडनेस, जितनी भी हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, हमारे मज़हब में जितनी भी मोरल वैल्यूज़ हैं, वो सब हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। चाहे वो फॉरगिव करना है, ठीक है, चाहे वो जेलसी से बचना है, चाहे वो काइंडनेस को शो करना है, ये सब हमें जहनी तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एंड सोशल सेल्फ केयर, बाउंड्रीज, सपोर्ट सिस्टम, पॉजिटिव सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सोशल में ये होगा कि पॉजिटिव लोगों के साथ कांटेक्ट रखें, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएं। सोशल मीडिया में भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज हों और जब कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो हेल्प लें, आस्क फॉर हेल्प। स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, स्पिरिचुअल में आपकी मेडिटेशन भी हो सकती है, आपकी नमाज भी हो सकती है, आपकी इबादत भी हो सकती हैं। अच्छा, इसके लास्ट में कुछ टेक्निक्स हैं कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई आपको नज़र आ रहा है, चाहे आपकी वर्क प्लेस पे या आपके फ्रेंड्स में से, तो आप कैसे अपनी सपोर्ट शो करेंगे, कि कैसे उसकी हेल्प करेंगे। आपने उसको सपोर्ट करना है, कि उसको फील हो कि ये बंदा मुझे वाकई सपोर्ट कर रहा है या मेरे प्रॉब्लम को देख के मुझे एक मोरल पावर देने आया है।
आस्क हाउ यू कैन हेल्प, बी ओपन माइंडेड। जब भी किसी का नफ्सियाती मसला सुनना है तो ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सुन के हम ये कहने लग जाए हाँ ये इसने ऐसे किया, ये इस तरह का है, ये ऐसा सोचता है, ठीक है। हेल्प करनी है तो ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। डोंट जस्ट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त अगर डिस्टर्ब है तो आप उसकी हर वक्त उसके साथ उसकी जहनी डिस्टर्बेंस से डिस्कस करें। उसकी पर्सनालिटी के और भी एस्पेक्ट्स हैं पॉजिटिव, उनको भी डिस्कस करें ताकि उसको भी पता चले कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। शो योर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, लुक आफ्टर योर सेल्फ। अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, अपनी हेल्प करें। क्योंकि जब तक हम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे मेंटली, हम किसी को हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। खुद स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही हम अच्छे तरीके से दूसरों को गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हिम्मत हौसला दे सकते हैं। बी पेशेंट, जो भी वो आपको बता रहा है उसको बीच में टोकना रोकना नहीं है कि अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया, मुझे समझ आ गया, उसको सुनना है। क्योंकि ये इट सेल्फ एक थेरेपी है कि अगर आप किसी का मसला जस्ट सुन ही लेते हैं ना तो ये चीज़ भी उसको बहुत रिलैक्स करती है। मेंटल वेलबींग इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इवन हमें शुगर की मेडिसिन सारी उम्र खाना पड़ती है, लोग कुछ भी नहीं सोचते उसके बारे में। लेकिन अगर किसी नफ्सियाती मसाइल में तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसी बीमारी में सारी उम्र मेडिसिन खाना पड़े, लेकिन उसको हम स्टिग्मा समझते हैं। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं या किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक है, वो खुद ओवरकम कैसे कर सकता है या कोई दूसरा उसको कैसे ट्रीट कर सकता है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना न्यूरोसिस की हम बात करेंगे। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिनमें पेशेंट बहुत ज़्यादा अपना जो है ना, जिसको हम कहते हैं मास्क, उसने पहना हुआ होता है, यानी कि वो शो कर रहा है कि वो हैप्पी है। कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें रात को सुइसाइड किया पेशेंट ने या अगले दिन कर लिया और वो एक दिन पहले बड़ी अच्छी पोस्ट अपलोड कर रहा है सोशल मीडिया पे और बड़े हैप्पी नज़र आ रहा है कि इवन एक लेमैन नहीं आइडेंटिफाई कर सकेगा कि उसकी स्माइल को देख के कि ये वाकई हैप्पी है या नहीं। यहाँ पे आपने कहा कि वो खुद कैसे इस चीज़ को, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ नॉर्मल है, कि मेंटल इलनेस नॉर्मल चीज़ है, ये कोई अजीब चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो ये फिर एक अजीब चीज़ बन सकती है, आपके बिहेवियर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। और ट्रीटमेंट के लिए अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप बस दूसरों के सामने मास्क पहन लें, लोगों को नहीं पता चला तो इट्स ओके। असल चीज़ है कि आप अपने इनर वाउंड्स को ट्रीट करें ताकि आप एक्चुअली वाकई हैप्पी नज़र आ सकें। उस चीज़ का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कि लोगों ने हमें हैप्पी देख लिया है। हमें तब फ़ायदा होगा जब हम खुद ठीक होंगे। और अगर आपको तो पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो आप बेहतर है किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की हेल्प लें। अगर बहुत माइनर लेवल का इशू है तो आप खुद भी प्रैक्टिस करके उससे निकल सकते हैं, और अगर मुश्किल लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता तो किसी की हेल्प लें। जी बेटे, एग्ज़ाइटी असल में होती है हमारे वहम वसवसे और फ़िक्रें, वहम वसवसे फ़िक्रें और खौफ। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हद तक वहम करना, ये हो जाएगा वो हो गया तो क्या होगा। नॉर्मली हमें भी किसी चीज़ का वहम हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल है। वो बीमारी तब बनेगा जब वो हर वक्त आपके जहन में वहम आते रहें। जैसे अगर कोई मदर है तो वो हर वक्त यही वहम करे कि बच्चे स्कूल से लेट हो गए, अभी आए क्यों नहीं है, आ गए हैं तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, वो कर लिया तो वो क्यों नहीं किया। यानी कि हर वक्त आपके जहन में ना वहम आते रहें, ये ख़राब हो जाएगा, वो सही नहीं होगा, या खौफ किसी चीज़ का एबनॉर्मल। कि फोबियाज़ भी एग्जाइटी के अंदर आते हैं ना। नॉर्मल खौफ होता है कंट्रोलेबल,
और फोबियाज़ एग्जाइटी वाले खौफ होते हैं, जो ऐसा खौफ जो आपके ऊपर हावी हो जाए और आप उस पर उसकी वजह से अपना कंट्रोल खो दें। ये एग्जाइटी है। और इसका आपने ट्रीटमेंट पूछा साथ। एग्जाइटी के लिए भी कुछ तो हम कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स होती हैं वो अप्लाई करते हैं कि किस तरह हमने इस तरह अपने वरीज़ वाले थॉट्स को ना रिमूव करना है। ठीक है, वरीज़ या एग्जाइटी जो है वो असल में अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन ही यही है, बेसलेस फियर, यानी ऐसा खौफ जो कि बेबुनियाद है, जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन हमने उसको खौफ समझ लिया और इतना बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसे हम ऐसा ऐसा जब रियलाइज़ करेंगे ना कि नहीं ये सिर्फ मेरा खौफ है, एक दो दफ़ा मैं ट्राई करता हूँ क्या वाकई ऐसा होता है। कोई साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो करवाई जाती हैं कि अपनी खौफजदा सिचुएशन में जाने से पहले ये आप अप्लाई करना, उससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर साथ साथ खुद को आर्गूमेंट्स देना, ठीक है, खुद को खुद दलाइल देना, अपने जहन को खुद आर्गूमेंट्स देना। ये अगर आपका मसला माइनर लेवल का है तो ये बहुत हेल्प करेगा डेली बेसिस पे। ऐसे नहीं कि 2 दिन की है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये आपको लगातार 14-15 दिन की प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके बाद फिर आपकी सोच चेंज होना शुरू होती है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है और वो हर किसी को नेगेटिव समझता है, वो ये समझते हैं कि अगला बंदा अगर मुझे कोई एडवाइस कर रहा है शायद इसमें उसका फायदा है और मेरा कोई नुकसान है, ऐसे पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट? ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ना, ये अक्सर साइकोटिक्स भी इस तरह के होते हैं जो कि खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, और कुछ वैसे न्यूरोसिस के भी इस तरह के होते हैं। वहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बंदा एक्सेप्ट नहीं करने वाला और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उसके किसी फैमिली मेम्बर से मिल लें, उनको गाइड कर दें कि उनके इल्म में लाए बगैर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है और बेहतर है कि इस चीज़ को ट्रीट करवा लिया जाए। या फिर उनका कोई क्लोज फ्रेंड जिसकी बात वो सुनता हो, ये हम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये फिर मुझे लगता है कुछ पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा होती है। साइकोसिस में अक्सर इस तरह होता है। फिर इसके लिए ज़रूरी है कि फैमिली मेम्बर्स खुद जाएं साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास और पेशेंट की हिस्ट्री बता दें उनको कि ये उसका प्रॉब्लम है, तो वो फिर गाइड कर देंगे कि पेशेंट को। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि आपका कोई जिस्मानी मसला है, उसको ट्रीट करवाने के लिए आपको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, साइकाट्रिस्ट का बताया ही नहीं चाहता। इस बहाने से उसको ले जाया जाए। अगर तो वो समझने वाला लेवल अभी उसका मौजूद हुआ काउंसलिंग वाला, तो वो साइकोलॉजिस्ट उसको गाइड करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो लेवल उसका क्रॉस हो गया, बस साइकोटिक है और वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं मेडिसिन के, जो उनको बताए बगैर उनको दिए जा सकते हैं, उनके खाने में मिक्स करके, जो टेस्टलेस होते हैं। ठीक है जी। मैं एंजाइटी क्या बीमारी है? और दूसरा आपने कहा कि एंजाइटी फ्यूचर के साथ नहीं करती, क्या एंजाइटी इंसान के लिए ज़रूरी है या नहीं है, और कितनी ज़रूरी है? एग्ज़ाइटी जो है असल में हमारे वहम वसवसे फ़िक्र नौम, वो किसी भी काम के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप वहम फ़िक्र करेंगे तो ही करेंगे। एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर जो है ना, वो असल में बीमारी है जिसमें वो फ़िक्र आप पे गालिब आ गई है, आप पे उसने कंट्रोल ले लिया है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आपका काम सही होने के बजाय उस एग्ज़ाइटी की वजह से और बिगड़ रहा है। एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर इज़ समथिंग एल्स, और एक एग्ज़ाइटी अकेली जो है वो, उसमें आप नॉर्मल एग्ज़ाइटी ले सकते हैं जो किसी को भी होता है, वहम फ़िक्र किसी काम का। जी मैंने स्टार्ट में आपने बात की कि मोस्टली हमारा जो एरिया है वो रूरल है, ठीक है, देहाती है, तो उनको कैसे मैम आइडेंटिफाई करें या अवेयरनेस उनमें दें? क्योंकि वो लोग ज़्यादातर तो या तो वो पेरिफेरल लाइन पे चलते हैं, ठीक है, तो या वो मेडिसिन पे ज़्यादा इंसार करते हैं, मेंटल को तो वो इशू समझते नहीं है। यहाँ पे जो हमारा कल्चर है ना, यहाँ पे लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो हमें सिखाई जाती है कि अगर आपका कोई पेशेंट रूरल एरिया से है और वो चाहता है कि उसका नफ्सियाती मसला है और वो किसी रिलीजियस प्रैक्टिशनर के पास जाए, तो आपने उसको मना नहीं करना। ये आपको भी मैं गाइड करी हूँ कि अगर आपने किसी को गाइडलाइन देनी है तो आपने उनको मना नहीं करना कि आप किसी पीर फ़कीर के पास ना जाएं। आपने उनको कहना कि ये इस तरह के नफ्सियाती मसाइल होते हैं, उसके लिए आप किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें, लाजमी करवाएं, और साथ आपने जो मर्ज़ी करना है, चाहे आपने दम करवाना है, तावीज़ लेना है, कुछ भी करना है,
आप सच चाहे वो साथ करते रहें, लेकिन आप इसको भी ज़रूर करवाएं। तो इस तरह से हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड लोग जल्दी अवेयर हो जाते हैं। जी नहीं, बहुत सारे हमारे एजुकेटेड लोग भी अवेयर नहीं हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ये रेशो तकरीबन बराबर में ही आती है। जी ठीक है, एक क्वेश्चन आप कर लें। जी बेटा, जी बेटा। डिस्कस किया कि पहले प्रॉब्लम बताएं, फिर ये टिप्स बताइए। तो ये पॉसिबल है कि जो आपने टिप्स बताई है फिर ड्यू रिस्पेक्ट में, यानी कि एक इंसान के ऊपर एक इंसान को फायदा दे या दूसरे को वो नुकसान दे। तो ऐसे कौन से इंडिकेटर है कि जो हमें ये बताएं कि जो हम टिप्स फॉलो करें कि बाकी हमारी जो मेंटल ग्रोथ हो रही है बजाय कि वो नीचे की तरफ जा रही है हमारी। ठीक है, अब ये जो कुछ मैंने टिप्स बताई हैं ना, इनको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर आपका प्रॉब्लम सवेयर नहीं है तो भी आपको फ़ायदा देंगी, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव टिप्स थी। अब ये डिपेंड करता है, हर एक की हिस्ट्री अलग है। अब आप इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर एक का माइंड अलग है, हर एक के थॉट्स, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो अगर आप एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक इंडिविजुअल अलग से सेशंस लेना होंगे, ताकि आपकी एग्जैक्ट मेंटल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको टिप्स सजेस्ट की जाए। क्या ये तो जनरल थी जो ओवरऑल मैंने सबको बताई हैं, और ये सब के लिए इफ़ेक्टिव है अगर उनका प्रॉब्लम अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो। थैंक यू बेटा। Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, now I would like to invite our honorable sir, the head of Department of Economics, Dr. Muhammad Adil, for concluding remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guest speaker, respected faculty member, colleagues, and dear students, Assalamu alaikum. सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर अफीफ़ा नुकत साहिबा का कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम जो है वो इस सेमिनार के लिए मुख्तस किया और हमें टाइम दिया स्टूडेंट्स के लिए, अवेयरनेस के लिए, और बहुत हेल्दी और बहुत डिटेल्स जो है सेशन रहा। इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है क्या, डिसऑर्डर्स क्या हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या है। तो बेसिकली जो पर्पस था इस सेशन का, क्योंकि आप तमाम लोग यंग लोग हैं और आपको जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं और जो आगे आपने लाइफ जीनी है, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। आपको ना सिर्फ क्लास में कंपटीशन है बल्कि आपको सोसाइटी में कंपटीशन का सामना है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आपको सक्सेस चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, दैट इज़ योर एम्स इन लाइफ। तो इन सबको आप कैसे अचीव करेंगे जब आपके पास हेल्दी माइंड होगा। हेल्दी माइंड जो है मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है, और कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपकी सक्सेस में एक हेल्दी माइंड जो है उसका रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड या जिस टॉपिक पे हम तवज्जो नहीं देते वो हमारी मेंटल हेल्थ है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार कभी हमने शायद सोचा ही नहीं है कि यार जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। अगर मैं रात को 3 बजे तक चैट कर रहा हूँ, या मैं 5 घंटे सो रहा हूँ, या मैं अनहेल्दी फूड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मेरे ब्रेन को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। या मैं ऐसे सोशल सर्कल में रह रहा हूँ जो कि नेगेटिव है, जो लोगों के बारे में नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव प्लान्स बनाता है, या सोसाइटी के बारे में नेगेटिव सोचता है। यार मैं उन लोगों में रह रहा हूँ, तो वो थॉट्स, वो बातें, वो फीलिंग्स जो उस वक्त जनरेट हो रही है वो मेरे माइंड को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। और ये मेरे माइंड को इफ़ेक्ट करने के बाद ये मतलब किस तरह से मैं सर्वाइव कर पाऊँगा इन चीज़ों के साथ, इस माइंड के साथ, हम लोग नहीं सोचते। लेकिन ट्रस्ट मी कि ये आपको फ्यूचर में और करंटली भी ऐसी एक्टिविटीज़, जैसे आप एक्सटेंसिव सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसको, अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, अनहेल्दी स्लीप ले रहे हैं, आप 5-4 घंटे सोते हैं, यू फील कि यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप नेगेटिव लोगों में रहते हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, आपकी जीपी कम आती है, आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, आपका फोकस नहीं रहता। ठीक है, और फिर आपका जो सक्सेस है फ्यूचर में
उसके चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको हेल्दी माइंड चाहिए तो डेली एक्सरसाइज करें, बेशक 20 मिनट्स करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। हेल्दी स्लीप लीजिए, प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको चाहिए, ठीक है। हेल्दी फूड लीजिए। हेल्दी फूड से मुराद ये नहीं है कि आप एक्सपेंसिव खाना खा रहे हैं, घर का खाना प्रेफर कीजिए आप, ठीक है। और सबसे बेहतर बेटा, सबसे मस्बत जो बात, अहम बात जो है, वो पॉजिटिव सोशल सर्कल में रहिए। आपके गिर्द ऐसे लोग हों जो आपको पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हों, जो आपकी सक्सेस पे खुश हो रहे हों, ठीक है, जो आपको लोगों के सामने क्रिटिसाइज़ ना कर रहे हों, ठीक है। अगर उनको आपको नसीहत भी करनी है तो इंडिविजुअल आपके सेपरेशन में आके आपसे बात कर रहे हैं, आपको इनकरेज करने वाले, बैकअप करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों में रहिए। ये कोई आपकी मजबूरी नहीं है कि एक शख्स आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको नेगेटिवली मोटिवेट कर रहा है, नेगेटिवली आपको गाइड कर रहा है, नेगेटिव आपको फीलिंग्स दे रहा है और आप उन्हीं के साथ जो है वो स्टक हुए पड़े हैं, अब उन्हीं के साथ रह रहे हैं। ये चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत आपको इनकी कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक लें, मुनासिब स्लीप लें, मस्बत लोगों में रहें, सोसाइटी के लिए मस्बत सोचें, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में मस्बत सोचें।